आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह राजस्थान प्रदेश की एक सच्ची कहानी है। यकीन मानिए, इस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला एक नौजवान अपने 40 से 45 वर्ष की उम्र में 250 दुल्हनों के साथ सुहाग रात कैसे मना सकता है। लेकिन जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो कहेंगे कि इस धरती पर सब कुछ संभव है। दरअसल एक ऐसा व्यक्ति था जो दुल्हन के पास जाता था और सामने बड़ा सा घूंघट होता था और दुल्हन को यही नहीं पता चलता था कि उसके सामने दूल्हा कौन है, वो असली है या नकली है। और इसी तरह से उस दूल्हे ने थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 250 अलग अलग दुल्हनों के साथ सुहाग रात मनाई। जब मौका मिलता तो उनके जेवर लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाया करता था। लेकिन एक बार वो पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तब कहानी लोगों के सामने आती है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक अकेला व्यक्ति आखिरकार इतनी लड़कियों के साथ कैसे सुहाग रात मना सकता है। नमस्कार, मेरा नाम अमित सोलंकी है। राजस्थान प्रदेश का एक जिला है जोधपुर और यह कहानी जोधपुर के एक छोटे से गांव की है। बात कर रहा हूं साल 1985 की। 17 साल की एक लड़की होती है। लड़की के घर में रात के लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाकया था। किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया और जैसे ही घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है तो बाहर पूछा जाता है कौन है। तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं आपका दामाद बाड़मेर से आया हूँ। अब घर में उस लड़की की चाची होती है, साथ ही माँ होती है। पिताजी या बाकी जो मर्द लोग थे वह घर में नहीं थे, उस वक्त घर से कहीं बाहर गए हुए थे। दरअसल वो इस लड़की का पति होता है। यह वह दौर था जब बाल विवाह हो जाता था। तो उसी दौर में 1981 में इस लड़की की शादी हो गई और उस वक्त उसकी उम्र थी 13 साल। शादी के बाद लड़की तमाम रस्मों के बाद घर वापस लौट आई, क्योंकि एक परंपरा है जब बाल विवाह होता है तो कई साल के बाद गौना होता था। जब तक गौना नहीं होता था तब तक दुल्हन अपने ससुराल नहीं जाती थी। अब घर में जितनी महिलाएं होती हैं सब घूंघट में होती हैं, तो उस घूंघट में दूल्हे का चेहरा भी नहीं देख पाती हैं। उसके बाद बड़ी इज्जत से उसको अंदर बुलाया। अब दामाद है तो हमारे यहाँ तो दामाद की बहुत खातिरदारी होती है। अब उसकी पूरी खातिरदारी हुई। शादी के 4 साल बाद दामाद घर आया था पहली बार। फिर उसने पूछा वाकई लोग कहाँ हैं। उन्होंने कहा सब काम के सिलसिले में गए हैं। तो उसने बताया कि मैं भी किसी काम के सिलसिले में जा रहा था, रास्ते में ससुराल आया तो मैंने कहा आप लोगों को प्रणाम नमस्कार करते हुए चलूं। तो उन्होंने कहा अब रात हो गई है, तुम कहाँ जाओगे दामाद जी, यहीं रुक जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं सुबह चला जाऊंगा। उसके बाद अब उन्होंने कमरा वमरा तैयार किया और फिर उसकी दुल्हन को कहा कि जाओ अपने दूल्हे का ख्याल रखो। और लड़की अपनी सुहाग रात की सेज पर जाती है और वहाँ पर पहले से इंतज़ार कर रहा था उसका पति। फिर दोनों बातचीत करते हैं। उसके बाद जो उसकी जेवरात थे, उसके जो कपड़े थे वो उतार कर एक तरफ रख देते हैं। आराम से उसके साथ सुहागरात मनाता है। सुहागरात मनाने के बाद जब दुल्हन आराम से सो जाती है और सोने के बाद सुबह के लगभग 3 या 4 बजे के आसपास मौका पाते ही वह चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात बीत गई, सुबह हुई। अब सुबह हुई तो घर में तमाम लोग दामाद साहब के लिए बेहतरीन नाश्ता बनाने में लग गए। उधर दुल्हन उठकर आई। अब देखती है कि दूल्हा कहाँ है। घर वाले देखते हैं दामाद कहाँ है। बोलो नाश्ता वास्ता रेडी है। तो पता चला कि पहले शायद घर के बाहर टहलने निकल गए होंगे। अब ढूंढ रहे हैं, कहीं वह मिल नहीं रहा। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई। अब घर वालों को बड़ा अजीब लगा और यह भी लग रहा है कि हमारी खातिर में कोई कमी तो नहीं रह गई कि दामाद जी नाराज होकर चले गए। लेकिन खैर बात आई गई हो गई शाम होते होते। लेकिन अचानक वो लड़की कहती है, मम्मी
वो जो मेरे गहने थे शादी में जो दिए थे वो कमरे में नहीं हैं। तो उन्होंने कहा गहने क्यों निकाले? उसने कहा जब वो रात को आए तो उन्होंने कहा कि तुम ज़रा अपने गहनों में सज संवर कर आओ। तो मैंने पहने, उन्होंने देखा और कहा नहीं, यह तुम्हारे लिए छोटे हैं, ये पुराने साइज के हो गए हैं, एक काम करो इसको पैक कर दो, मैं इनको तुम्हारे लिए नया बनवा दूंगा। तो पैक करके उन्होंने वहीं पर रखवा दिए। सुबह मैं उठी तो वहाँ पर वो अपनी जगह पर नहीं थे और मेरे पति देव भी गायब हैं। अब घर की औरतों को लगा कि ये क्या चक्कर है, फिर भी उन्होंने लगा कि दूल्हा है, गहना उसी ने दिया, बनवा देगा, नया ले आएगा, साइज ठीक करा देगा। उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसके बाद 2-4 दिन बीत जाता है। उसके बाद जो घर परिवार के बाकी लोग थे वो 1-2 दिन के बाद वापस लौट कर आते हैं और यह बात आई गई जैसी हो जाती है। घर वालों को बताया जाता है कि बाड़मेर से दामाद आए थे और इस तरह से वो रुके थे। ये घर वालों के लिए भी कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि एक जमाई अगर अपने ससुराल में आकर रुकता है, अपनी दुल्हन के पास रुकता है, तो इसमें कोई अपराध तो बनता नहीं। लेकिन 1 महीना बीत जाता है और 1 महीना बीतने के बाद जमाई राजा फिर से आ जाते हैं और जैसे जमाई राजा आते हैं तो उस वक्त उस लड़की के जो पिता हैं वो घर पर ही मौजूद थे। लड़की के पिता ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी कि घर के जमाई राजा आए हैं और देखो ज़रा खाने पीने का इंतज़ाम करो। अब घर में जो भी महिलाएं थीं, यानी कि लड़की की माँ हो या चाची हो या और सदस्य हो, अब जमाई राजा के खाने पीने का इंतज़ाम करने लगते हैं। जमाई राजा को रात में रुकना था और अपनी दुल्हन के साथ समय बिताना था। जैसे ही जमाई राजा अपनी दुल्हन के पास जाते हैं और वो जैसे ही दुल्हन का घूंघट उठाकर देखते हैं, देखने के बाद अब दुल्हन ने जो दूल्हे की तरफ देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। यह वो दूल्हा नहीं था जो 1 महीने पहले आया था, यानी कि जो उसके साथ स्वागत मना के चला गया था, जो उसके ज्वेलरी जेवरात थे वो उसे लेकर चला गया था। अब इस बात को देखने के बाद उसे चक्कर आ जाता है। चक्कर आने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जैसे ही बेहोश होती है तो घर वाले भी मौके पर आते हैं और जब मौके पर आते हैं तो इस बीच में देखा जाता है कि यह जो दूल्हा है वो दूल्हा नहीं, लड़की अपनी माँ और चाची दोनों से पूरी कहानी बयां करती है। तो अब घर के पुरुष भी हैरान और परेशान, फिर यह हुआ क्या? तो उन्होंने कहा हमें लगा दामाद है तो हमने कमरे में भेज दिया बेटी के साथ और वह सुबह गया। अब तमाम बात मर्यादा की, इज्जत की और गहने गायब। अब यह हुआ कि क्या किया जाए, तो पुलिस में कंप्लेंट करें तो गहनों की चोरी का मामला तो ठीक है, बट वो कैसे बताएं कि पूरी रात वो जमाई बेटी के साथ घर के अंदर था कमरे में, तो पूरे मोहल्ले में यहाँ तक कि ससुराल में बात पहुँचेगी, रिश्ता टूट जाएगा, शादी टूट जाएगी और हमारे यहाँ इज्जत और यह सारी चीज़ें सबसे ऊपर होती हैं। तो क्या करें? घर वालों ने कहा कि खामोशी अख्तियार कर लो, कोई रिपोर्ट लिखवाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दूल्हा पूछता है कि क्या हुआ, तो कोई ना कोई ऐसा बहाना बनाने के बाद कि इसकी तबीयत खराब हो गई या फिर कुछ भी ऐसा बहाना करने के बाद मामले को यहीं दबा दिया जाता है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि किसी न किसी गांव में इस तरह की वारदात हो रही थी। यह बात आई गई हुई, कुछ वक्त बीता, इसी बाड़मेर के कुछ दूरी पर एक घर में ऐसी एक घटना होती है और कोई व्यक्ति था जो लगातार रिसर्च करता था कि घर में मर्द है कि नहीं, कोई घर में है या बाहर चले गए। कुछ ऐसी लड़कियों की वो तलाश करता था जिसमें लड़की की शादी ज़रूर हो गई थी लेकिन उसका गौना नहीं हुआ था, वह अपने ससुराल में नहीं गई थी। वो ऐसे ही घरों की तलाश करता था, अब चाहे जोधपुर हो या बाड़मेर,
अलग अलग जगहों के अलग अलग गांवों में ऐसे घरों को चिन्हित करता था और वहां जाता था। रात को ऐसे वक्त में जाता था जिससे कि घर वाले मना ना कर सकें। साथ ही महिलाओं के जो घूंघट होते थे, राजस्थान की एक प्रथा है कि वहाँ महिलाएं अपने घूंघट को थोड़ा नीचे करके रखती हैं, तो महिलाएं कई बार पहचान भी नहीं पाती। शादी होती भी होगी तो ऐसे वक्त में जब घूंघट नीचे होंगे तो वो अपने दूल्हे को देख भी नहीं पाती होंगी। यह दौर वह दौर था जब ना मोबाइल था, ना ठीक से टेलीविज़न ने अपने कदम रखे थे दुनिया के अंदर, ना ही ये अन्य जो प्रिंट मीडिया के साधन हैं उसमें से थे। साथ ही फोटोग्राफी भी बहुत लिमिटेड लोगों की पहुंच तक ही थी, क्योंकि बात 1985, 86, 87 की चल रही है। और इस तरह से लगातार जो चोर था वो जमाई बन के जाता था, सुहागरात मनाता था और सुहागरात मनाने के बाद वहाँ से सारा सामान समेटता था और चुपचाप आराम से निकल आता था। किसी को कानों कान खबर नहीं लगती थी। जब वो लड़की अपने असली दूल्हे को देखती थी तब जाकर पता चलता था कि उसके साथ सुहागरात कोई और मना के चला गया और उसके जो पैसे होते थे या उसकी ज्वेलरी होती थी उसको भी वो लेकर चला गया होता था। इस तरह से जो यह लगातार चल रहा था और ऐसे चलते चलते कुछ वक्त बीत जाता है और यह बात है 24 अगस्त साल 1988 की। और बाड़मेर ज़िले का एक थाना लगता है चौहटन, उसी का एक गांव है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था और एक घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। और जैसे ही दरवाज़ा खटखटाया गया तो इस बीच में जो आवाज़ लगती है कि कौन है, मैं आपका जमाई। जब जमाई वाली बात आती है तो वह घर से दरवाज़ा खुल जाता है और खुलने के बाद वह आराम से बैठता है। उसके लिए कुछ नाश्ते पानी का इंतज़ाम होता है, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि बिजली के कदम भी हर गांव में नहीं पहुंचे थे। ज़्यादातर शहरों में ही बिजलियां हुआ करती थी, इसलिए जब वहां रात के अंधेरे में पहुंचता था तो महिलाएं वैसे भी पहचान नहीं पाती थी। कुल मिलाकर जैसे ही उसके लिए घर में नाश्ते पानी का इंतज़ाम किया जाता है और जो जमाई राजा के लिए व्यवस्था की जाती है, तो जमाई राजा नाश्ता पानी करते हैं। घर का जो मर्द था वो नाश्ता पानी देते वक्त उसको पहचान लेता है कि ये तो हमारे घर का जमाई राजा नहीं है, यह तो कोई और व्यक्ति है। 24 अगस्त 1988 को उस व्यक्ति को पकड़ लिया जाता है और पकड़ करके उसके साथ मारपीट की जाती है। उसको कमरे में बंद कर लिया जाता है। जब उसको खूब पीटा जाता है, उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वह बताता है कि साहब मेरा नाम जियाराम जाट है और वह निम्बल कोट गांव का रहने वाला है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उस व्यक्ति को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद जब हवालात में ले जाकर उसके खिलाफ, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह होती है कि इस तरह के मामले ज़रूर हो रहे थे, लेकिन कोई भी अपनी बेटी के साथ जो कृत्य हुआ था या एक तरह से कह सकते हैं कि रेप हुआ था, थाने में जो मामले आ रहे थे उसमें वो रेप नहीं लिखवाते थे, बल्कि उसमें चोरी लिखवाते थे। उन्हें डर था कि ऐसा ना हो कि अगर हम रेप के मामले लिखवाएंगे तो हमारी बेटी को कोई अपनाएगा या नहीं अपनाएगा। चौहटन थाने में 4 मुकदमे दर्ज हो जाते हैं और बाड़मेर कोतवाली में 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। सिंधरी, धौरी मन्ना, जोधपुर के सरदारपुर गोड़ा मालानी और बिजराड़ थाने में लगभग एक मुकदमे दर्ज हो चुके थे। कुल मिलाकर इस तरह से 19 मुकदमे अब तक दर्ज हो चुके थे और 19 मुकदमों में ज़्यादातर चोरी के मामले दर्ज हुए थे कि रात में चोर आया और हमारी बेटी के सारे जेवरात लेकर चला गया, लेकिन यह नहीं बताते कि उसने उसके साथ सुहागरात मनाई, उसके साथ तैयार होकर बैठ गई और उसने इस तरह से काम किया। लेकिन जब पुलिस ने इस जियाराम जाट से पूछा तो जियाराम जाट ने पुलिस के सामने जो सच बताया उसको सुनने के बाद पुलिस भी भौचक्की रह जाती है।
19 मुकदमे दर्ज हुए थे और उसने 250 से ज़्यादा ऐसी सुहागरात बनाने की बात स्वीकार कर ली। उसने पूरी कहानी बयां की, किस तरह से घर में दस्तक देता था। ये पहले ही रिसर्च किया करता था कि घर में जब मर्द नहीं होते थे, जब औरतें होती थी, जब वह लंबे घूंघट के सामने पहुंचेंगी तो वो अपने दामाद को पहचान ही नहीं पाती थी। और जो दुल्हन होती थी वह पहले से ही इतनी शर्मीली होती थी कि वो सुहागरात के स्टेज पर वो ना कोई विरोध कर पाती थी, ना कोई ऐतराज करती थी। वो आराम से रहती थी, जैसे अपने पति के साथ रह रही हो वैसे ही। लेकिन जब जिया राम जाट ने ये पूरी कहानी बयां की कि 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ उनको तैयार करा के उनके साथ सुहागरात मना चुका है, इस तरह से यह काम को अंजाम देता था। इस कहानी की गूंज जब लोगों तक पहुंचती है तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था और तब लोगों ने कहा कि हमारे घर पर भी आया था इस तरह से। लेकिन फिर भी जो मुकदमे दर्ज हो रहे थे वो 19 ही हो पाते हैं, क्योंकि पुलिस को जो तहरीर मिलती है पुलिस उस हिसाब से काम करती है। चोरी के मुकदमे दर्ज होते थे और तो चोरी के मुकदमे दर्ज होने के बाद जब वो पकड़ा जाता तो पकड़ने के बाद में भी ये इस तरह की घटना को अंजाम देता था, इस तरह से चुपके से जाता था और जाने के बाद घटना को अंजाम देकर वहाँ से ज्वेलरी वगैरह लेकर निकल जाया करता था। और इस पर जब मुकदमे चलते हैं तो वह ज़्यादा दिन जेल में टिक नहीं पाता था, क्योंकि चोरी के मुकदमे जो पुलिस लगाती थी वह सामान्य ही धाराओं में मुकदमे होता था और यह ऐसे चलता रहता था। कुल मिलाकर साल 2014 आता है और साल 2014 में बाड़मेर ज़िले का ही एक खरिया खुर्द एक जगह लगती है, उसी के सरहद पर एक लाश मिलती है। पुलिस को यह सूचना मिलती है कि वहाँ एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने जब उस व्यक्ति की लाश को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा तो पता चला कि उसके जो फेफड़े थे वो खराब हो गए थे, पूरी तरह से गल चुके थे, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। और जब उसकी शनाख्त की जाती है तो पता चलता है कि यह तो वही व्यक्ति है जिसने 250 से ज़्यादा लड़कियों के साथ सुहागरात मनाई थी और उनके ज्वेलरी को लेकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाता था, भाग जाता था। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। एक और सच्ची घटना के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।